हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सोल ट्रेडर और चैप्टर का नाम भी यही है, सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक ही बात होती है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नंबर वाइज देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो टॉपिक का नाम जो मैंने आपको बताया है वो है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, सोल ट्रेडर कोई भी एक ऐसा ट्रेडर है या सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा कोई भी बंदा जो अपने लिए बिजनेस करता है। ही अलोन एस्टैब्लिशेस द बिजनेस, खुद ही बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है। अरेंजेस इट्स फाइनेंस, पैसे का इंतजाम भी खुद ही करता है। मैनेजेस इट्स अफेयर्स एंड बियर्स ऑल द रिस्क, सारा बिजनेस खुद चलाता है, पैसे भी खुद के होते हैं उसके, सारा रिस्क खुद लेता है और सारा का सारा, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी उसका, लॉस हुआ तो भी उसका। ही एक्ट्स बोथ एज द ओनर एंड द मैनेजर बाय ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस का ओनर भी होता है और मैनेजर भी होता है। ठीक है, मतलब अपना बिजनेस खुद ही मैनेज कर रहा होता है। ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ हिज बिजनेस, अगर प्रॉफिट हुआ उसके बिजनेस का तो भी उसी का, लॉस हुआ तो भी उसी का। समझ गए ना बात। तो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बंदा जो अपना ही बिजनेस चला रहा है और खुद ही मैनेज कर रहा है। तो ये तो हो गया मीनिंग। अब डेफिनेशन जो आ जाती है, अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की है। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू J.L. Henson, sole trader business is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital। एक ही बंदा है जिसका सारा कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी एक ही बंदे की होगी। फॉर बियरिंग रिस्क ऑफ द एंटरप्राइजेस, और वही बंदा रिस्क झेलेगा। ठीक है, एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज भी वही करेगा, रिस्क भी उसी का, पैसा भी उसी का, सब कुछ उसी का, सारा कुछ एक ही बंदे के कंट्रोल में है। उसे सोल ट्रेडर कहा जाता है, और या फिर सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू किम्बल, sole proprietorship is a form of business where the individual proprietorship is the supreme judge of all matters pertaining to the business। तो इन्होंने कहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वही सुप्रीम जज होता है, वही अपनी मनमर्जियां करता है, सारे के सारे मैनेजमेंट के डिसीजन वही लेता है। Thus, a sole trader is an individual who owns and manages a business, bears all risk, and is entitled to all the gains therefrom। इट इज अ वन मैन शो। बेसिकली सोल ट्रेडर क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो बिजनेस को खुद ही चलाता है, खुद ही मैनेज करता है, खुद के पैसे होते हैं, सारा रिस्क लेता है, और ये एक टाइप का वन मैन शो होता है, अकेला बंदा सारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, एंड टॉपिक का नाम है करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर। जो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर होता है उसके फीचर्स क्या हैं, खासियत क्या है उसकी, या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिस्कस करेंगे। जब भी आपको पेपर में फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आए तो आपने मीनिंग और डेफिनेशन जरूर लिखना है। मीनिंग और डेफिनेशन मैंने इससे पिछली वीडियो में बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे चैप्टर के, जो इस सारे चैप्टर के क्वेश्चन है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज जाके चेक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सिंगल ओनरशिप। आपको पता है सोल प्रोप्राइटर तो सिंगल ओनर ही होता है ना। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, पूरा का पूरा एक ही इंसान मालिक होता है। द इंडिविजुअल सप्लाइज द टोटल कैपिटल, अपना पूरा पैसा लगाता है, फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड, या अपना खुद का पैसा लगाएगा या कर्जा लेके लगाएगा तो सिंगल ओनरशिप होती है, इसमें मल्टीपल ओनरशिप नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या फोकस किया कि एक ही बंदा ओनर होता है इस टाइप के बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट आ जाता है वन मैन कंट्रोल। द प्रोप्राइटर अलोन टेक्स ऑल द डिसीजंस पर्टेनिंग टू द बिजनेस। जो भी ओनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो सारे डिसीजन लेता है बिजनेस के। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबडी, वो किसी से सलाह नहीं लेता, अपनी मर्जी करता है। समझ गए बात। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन, वही ओनर होता है और वही बिजनेस को मैनेज भी करता है, मैनेजर भी वही होता है। सम पर्सन्स मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद हिम। कुछ बंदे वो नीचे रख सकता है, लेबर लूबर रख दी, कुछ कर लिया, मगर सारा का सारा कंट्रोल उसी का होता है बिजनेस पे, उसी की मर्जी चलती है। ठीक है, वन मैन शो या वन मैन कंट्रोल, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी और नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। ओनर और बिजनेस एक ही माना जाता है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अलग होते हैं, और जो कंपनी होती है वो अलग होती है ना, उसकी लीगल जो एग्जिस्टेंस है वो अलग है। मगर जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इसमें ओनर एंड कंपनी एक ही बात मानी जाती है, दोनों अलग अलग बातें नहीं मानी जाती। द लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस। जो लॉ है
वो ये है कि जो बिजनेस है और जो प्रोपराइटर है वो दो अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात है। समझ गए बात? द बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। बिजनेस और ओनर जो है वो एक ही है, वो कोई दो अलग अलग बंदे नहीं है। समझ गए बात? इफ ओनर डाइज और बिकम्स इनसॉल्वेंट द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड। अगर ओनर मर जाता है या वो इनसॉल्वेंट हो जाता है, किसी के पैसे खा के भाग गया या कुछ हो गया, तो बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस एंड द प्रोपराइटर आर वन एंड द सेम। जो बिजनेस होगा या प्रोपराइटर होगा वो एक ही बात होगी, अलग अलग बातें नहीं होगी। समझिए बात? उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई भी पंगा पड़ गया तो लायबिलिटी उसी की है और उसी की जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की, तो जो लॉस होगा वो सारा का सारा उसी को झेलना पड़ेगा। द प्रोपराइटर इज पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। जो भी उसने बिजनेस के लिए कर्जे चके हैं वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी के ऊपर पड़ेंगे, किसी और के ऊपर थोड़ी ना पड़ेंगे। इन केस द एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट इट्स डेट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोपराइटर कैन बी अटैच्ड। अगर उसने कर्जा ले लिया 100 करोड़ का, 100 करोड़ तो ज्यादा हो गए, मैं 1 करोड़ का, मगर उसकी प्रॉपर्टी है मान लो 50 लाख की या 60 लाख की, तो अगर वो कर्जा टाइम पे नहीं चुका पाया तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, उसको बेच के भी पैसे निकाले जाएंगे। समझ गई बात? तो इससे पहले वाला पॉइंट करवाया था ना कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो भी इसी वजह से करवाया था कि अगर वो टाइम पे कर्जा नहीं दे पाया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी कर्जा निकलवा लेगी कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि कल्ला बंदा है, जो रिस्क है वो भी उसी का, जो प्रॉफिट है वो भी उसी का। द सोल प्रोपराइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट होगा तो भी उसी का, लॉस होगा तो भी उसी का। ही बियर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नोबडी टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो प्रॉफिट या लॉसेस जिसके साथ वो शेयर करे। लॉस होगा तो भी उसी का, प्रॉफिट होगा तो भी उसी का। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल साइज। जो स्मॉल प्रोपराइटर होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। समझ गई बात? स्मॉल साइजेस के होते हैं। द स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैरिड ऑन बाय सोल प्रोपराइटरशिप इज जनरली स्मॉल। जो भी इस टाइप के बिजनेस होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं और स्मॉल बिजनेस को ही आगे जो है एक बंदा हैंडल कर पाता है। अगर बड़ा बिजनेस होता तो एक बंदा, खुद सोचो कैसे हैंडल करता। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड मैनेजरियल एबिलिटी। जो स्मॉल ट्रेडर है, जो छोटा प्रोपराइटर है, वो बेचारा एक ही वो कर सकता है ना, क्या कहते हैं, एक ही हैंडल कर सकता है। समझ गए बात? तो एक मतलब एक ही बंदे के पास लिमिटेड पैसा होगा, अगर उसके पास पैसा लिमिटेड हुआ तो लिमिटेड पैसा ही वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सोल ट्रेडर होगा उसका सिंगल जो है, जो सिंगल ओनर होगा उसके पास पैसा कम होगा। अगर बड़ा पैसा होता तो बड़ा बिजनेस खोलता। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है देयरफॉर द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड। क्योंकि वो एक ही बंदा है, स्मॉल साइज का है उसका बिजनेस, तो उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है। वो लिमिटेड चीजों में काम करेगा, बिस्किट में कर लेगा या कन्फेक्शनरी में कर लेगा, तो वो 15-20 तरीके के काम नहीं खोल पाता, स्मॉल साइज है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सोल ट्रेडर बिजनेस। इस टाइप के बिजनेसेस में ज्यादा कोई शोर शराबा नहीं होता, मतलब आसानी से खुल जाते हैं और आसानी से बंद हो जाते हैं। मगर एक बात ध्यान रखनी है, कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें परमिशन लेनी पड़ती है। अगर सोल ट्रेडर मान लो लिकर की दुकान खोली है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइप का लाइसेंस वगैरह ले सकता है। बाकी छोटा मोटा काम करने में आमतौर पर कोई जरूरत नहीं पड़ती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस एंड चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोपराइटर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सोल ट्रेडर बिजनेस इज स्टार्टेड बाय इनिशिएटिव ऑफ एन सिंगल पर्सन। कोई भी एक सिंगल पर्सन इनिशिएटिव लेके अपना मन मर्जी से ये बिजनेस शुरू कर सकता है। ही prepares the blueprints of the business and arranges the necessary finance। वो क्या करता है, एक बिजनेस का ब्लूप्रिंट बनाता है। ब्लूप्रिंट मतलब एक प्लान प्लून करता है कि ये खोलूंगा, ऐसे खोलूंगा, इस तरीके से बिजनेस खोलूंगा, और सारा का सारा पैसे का इंतजाम करता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप इतना छोटा बिजनेस होता है कि उसको खोलने के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती। एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस वेन एवर ही लाइक्स। जब भी उसको लगता है कि मैं ये बिजनेस खोल सकता हूं तो उस केस में वो बिजनेस खोल सकता है। हाउएवर द सोल ट्रेडर मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो सोल ट्रेडर एक कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए,
इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल पागल पुगल नहीं होना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं माइनर ना हो, समझ गए बात, या फिर जो जिसको कोर्ट ने या फिर लॉ ने कहा हुआ है कि ये बिजनेस नहीं खोल सकता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके। द बिजनेस कैन बी कैरिड, द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, मैं फिर से पढ़ता हूँ, कोई आ गया था, ध्यान उधर चला गया। द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन मस्ट बी अलाउड बाय लॉ। तो बिजनेस वही करना है भाई जो लॉ कह रहा है, ऐसा बिजनेस नहीं करना जो कानून नहीं कहता, समझ गई बात, मतलब इलीगल काम नहीं कर सकता कोई, ठीक है ना। तो इलीगल बिजनेस खोलेगा तो उसे सोल ट्रेडर नहीं कहा जाएगा, उसे तो इलीगल बिजनेस कहा जाएगा। इन सम केसेस अ लाइसेंस फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज मे बी नीडेड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। लाइक लिकर का कोई शॉप खोलनी है, वाइन शॉप खोलनी है, उसके लिए कंसर्न अथॉरिटी से आपको वो चाहिए ना परमिशन वगैरह। तो कुछ पर्पजेस के लिए बिजनेस परमिशन चाहिए हो सकती है, हर एक पर्पज के लिए नहीं चाहिए हो सकती, ठीक है। द फर्स्ट डिसीजन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस इज द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस। तो जो फर्स्ट डिसीजन है वो उसने लेना है कि भाई मैंने कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस खोलना है, मैंने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि वो चाहता क्या करना, जैसे कोई कन्फेक्शनरी की दुकान खोलनी है, या फिर कोई मिठाई की दुकान खोलनी है, या कपड़ों की दुकान खोलनी है, पहले तो डिसाइड करेगा ना कि मैंने किस फील्ड में जाना है। दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द डिमांड पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज एंड द स्कोप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो इसका ये डिसीजन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई जो वो सामान बेच रहा है उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, ठीक है, या फिर जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होंगे, और स्कोप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमा सकता है, इसके ऊपर ये डिसीजन डिपेंड करेगा। द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर साइट इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब वो बिजनेस खोलने लगेगा वो देखेगा किस साइट पे मैंने बिजनेस खोलना है, किस तरीके से खोलना है, कहाँ पे खोलना है, जगह भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर अच्छी जगह नहीं खोलेगा जहाँ पे कस्टमर नहीं आएंगे तो काम तमाम समझो उसका। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स एंड द नियरनेस ऑफ द मार्केट शुड बी कंसिडर्ड। वो देखेगा कि मार्केट में नियर खोलूं किसी के, मतलब अगर किसी चीज़ के आसपास खोल लेगा जहाँ पे लोगों का आना जाना है, मार्केट के बीच में सेंटर में खोलेगा तो ज़्यादा फायदा ना, बजाय इसके कि कहीं ऐसे खोल ले जहाँ दूर दूर तक कस्टमर नहीं आते। द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस हैव ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड, कि कितने साइज का खोलना है, बड़े साइज का खोलना है, स्मॉल साइज का खोलना है, और क्या कहते हैं जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, लार्ज स्केल में करना है काम, स्मॉल स्केल में करना है, वो भी वो कंसिडर करेगा। सोल ट्रेडर बिजनेस कैन बी क्लोज्ड एट एनी टाइम विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ये जो सोल ट्रेडर बिजनेस है इसको कभी भी क्या कहते हैं बंद किया जा सकता है, और उसके पीछे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है। द प्रोप्राइटर हैज सिंपली टू सेटल द क्लेम्स ऑफ हिज क्रेडिटर्स एंड वाइंड अप द बिजनेस। तो उसे क्या करना है, बस जो भी सेटलमेंट करनी है क्लेम्स की, जो भी उसे लोन वगैरह देने हैं, लोगों के पैसे पूसे देने हैं, वो वापस करेगा और अपना बिजनेस को वाइंड अप करेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ कॉमर्स का। चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर, और टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। एक जो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसके मेन मकसद क्या है। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। विद नोट्स हैं तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन भी लिखनी है। मीनिंग एंड डेफिनेशन की मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द सोल ट्रेडर बिजनेस इज सेटअप फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी इंसान जब सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप खोलता है तो उसके क्या मकसद होते हैं। नंबर 1, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, भाई खुद को नौकरी देना, काम करना, ठीक है, ताकि वेला बैठेगा तो खाएगा क्या, जिंदा कैसे रहेगा, समझ गए बात। सोल ट्रेडर बिजनेस हेल्प्स पीपल टू क्रिएट वर्क फॉर देमसेल्व्स। अगर सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप ना हो तो बहुत सारे लोगों को तो कोई काम ही ना हो। जैसे कोई इंसान छोटी दुकान खोल के बैठा है, कोई छोटा बिजनेस खोल के बैठा है, तो उनको काम क्या होगा, कोई काम ही नहीं होगा अगर सोल ट्रेडर ना हुआ, ये इस टाइप का बिजनेस ना हुआ। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब आउटसाइड, अ पर्सन कैन स्टार्ट हिज ओन स्मॉल बिजनेस। इससे बढ़िया कि वो किसी और के अंडर काम करे, अपना ही ना कोई छोटा मोटा काम खोल के बैठ ले, इसलिए वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। तो सोल ट्रेडर बिजनेस हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना खुद का छोटा मोटा काम खोल सके। टू यूटिलाइज फंड्स, सेकेंड पॉइंट, अ पर्सन हैविंग सरप्लस फंड्स मे स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप टू मेक प्रोडक्टिव यूज ऑफ हिज फंड्स। अगर किसी बंदे के पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है वो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सकता है। अगर पैसा पड़ा रहता तो पड़ा रहता, उसको इस्तेमाल करेगा, छोटा मोटा बिजनेस खोलेगा, क्या पता पैसे को घुमा के और ज्यादा पैसा कमा ले।
If the funds are small and not enough for big business, it is better to set up small business instead of keeping the funds idle. सिंपल वर्ड्स में, अगर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकता, तो छोटा खोल ले. पैसे पड़े रहेंगे तो पैसे पड़े पड़े तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा. पैसे पड़े रहते हैं और जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन रेट है, तो उसी पैसे को कहीं इस्तेमाल कर लेगा तो पैसा ज़्यादा कमा लेगा, तो इन्फ्लेशन रेट को तो कम से कम बीट कर पाएगा ना, प्रॉफिट कमाएगा. तो थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंट लिविंग. सोल ट्रेडर बिजनेस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड ऑनरेबल लिविंग. एक इंसान को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और इतने पैसे कमा ले कि वो अपना ऑनरेबल तरीके से जी सके. द सोल ट्रेडर इज हिज ओन मास्टर एंड फ्री टू टेक ऑल डिसीजंस. तो जो सोल ट्रेडर होता है वो अपना खुद का मालिक होता है, अपने काम का खुद का मालिक होता है और वो सारे के सारे डिसीजंस खुद ले सकता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है वो, कि किसी और के ऊपर डिपेंड थोड़ा ना करता है कि मैं उसके नीचे जाके काम करूंगा तो ये होगा वो होगा. खुद का काम करता है अपना. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है टू सर्व कस्टमर्स. अ सोल ट्रेडर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर्स. जो सोल ट्रेडर होता है वो अपने कस्टमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है. जैसे सलून्स वगैरह, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, ये छोटे छोटे सोल ट्रेडर के जो बिजनेस हैं ये अपने कस्टमर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं. देयरफॉर ही और शी कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड सर्व द कस्टमर्स. वो डायरेक्टली जब कस्टमर के कांटेक्ट में होते हैं तो वो कस्टमर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं. अब टाटा या बिरला या रिलायंस ने कोई काम किया या कोई जियो खोल लिया या फिर टाटा ने अपनी कारें बना दी, तो जो रतन टाटा है वो एक इंडिविजुअल से जाके थोड़ी ना बात करता है कि भाई कार में कोई दिक्कत है नहीं है. मगर स्मॉल ट्रेडर के बिजनेस में स्मॉल ट्रेडर के जो कस्टमर्स होते हैं वो उसके डायरेक्ट लिंक में होते हैं, तो वो उनको अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है. सोल ट्रेडर बिजनेस कैन बी सेटअप nearest to consumers so that they can buy their daily necessities conveniently. तो जो सोल ट्रेडर बिजनेस होते हैं वो जहां कस्टमर्स की नीड होती है उसके आसपास ही खुल जाते हैं ताकि कस्टमर को जब भी चाहिए हो वो उनको जाके उनकी गुड्स या सर्विसेज खरीद सकें. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. Sole trader business helps in the distribution of income and wealth among the large number of people. Sole trader help करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इक्वालिटी आए, इनइक्वालिटीज कम हो जाए. इक्वालिटी तो खैर आ ही नहीं सकती, इनइक्वालिटीज कम हो जाए. कैसे? जो लोग विले बैठे हैं, आइडियल बैठे हैं, उनको कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है, वो भी अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अच्छा कर सकते हैं, तो वो गरीब नहीं रहेंगे, गरीब से अमीर बनने की पूरी अपॉर्चुनिटी देता है. इट अवॉइड्स मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लेते हो तो आपकी भी कमाई लग जाएगी, तो फिर सारा के सारे पैसे अमीर लोगों के पास नहीं ना रहेंगे, आप भी कुछ कमाओगे तो आपके पास भी पैसे होंगे. तो सोल ट्रेडर बिजनेस अवॉइड करता है इस इनइक्वालिटीज को. समझ की बात. और इक्वालिटी को ये तो नहीं कह सकता कि 100% ले आता है, ये कह सकते हैं कि इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करता है और गरीब बंदे को भी चांस देता है कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल के अपने पैरों पे खड़ा होकर अच्छी खासी कमाई कर सके. नेक्स्ट आ जाता है फीडर टू लार्ज बिजनेस. Sole proprietorship firms are usually small in size. These units provides ancillary services to big firms. तो स्मॉल बिजनेस या स्मॉल प्रोप्राइटरशिप ज्यादातर एंसिलरी सर्विसेज, छोटी मोटी सर्विसेज देते हैं. किसको? बड़ी बड़ी फर्म्स को. कोई ऐसा छोटा मोटा रॉ मटेरियल बना के दे देते हैं या अपनी सर्विसेज दे देते हैं. कोई बिजली वाला है या कुछ है, किसी की सर्विसेज चाहिए होती हैं तो उनको वो दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं. तो बेसिकली ये फीडर है लार्ज बिजनेस के. समझ की बात. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कॉमर्स का एक और टॉपिक. चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप. टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी मेरिट्स क्या है, खासियत क्या है, ये मैं आज आपको करवाऊंगा. और इससे पहले कि अगर आपको मेरिट्स का क्वेश्चन आए तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन लिखना चाहिए, जिसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. द मेन एडवांटेजेस जो यहाँ पे लिखा है वो बता रहा हूँ. द मेन एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर एज अंडर. तो फर्स्ट जो इसका मेरिट है दैट इज इजी फॉर्मेशन. बनाना बहुत आसान है, ठीक है, खोलना बहुत आसान है. छोटा सा बिजनेस होता है, खुल जाता है. कुछ बिजनेसेस को लेके जिनमें परमिशन की जरूरत है, बाकी सारे बिजनेस आसानी से खुल जाते हैं. अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी सेटअप इजीली एंड क्विकली. आसानी से और जल्दी से खोल सकते हैं. नो लीगल फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंडिचर्स आर इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. ज्यादा खर्चा नहीं होता इस टाइप के बिजनेस को खोलने का. द सोल प्रोप्राइटरशिप can select the business of his choice without taking permission from anyone. अपने मतलब अपने टाइप का बिजनेस खोल सकता है और किसी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है. मतलब एक्सेप्शंस हैं जो मैं अभी बताऊंगा आगे. देयर इज नो नीड टू एसोसिएट अदर्स और टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट. कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि फलां से एग्रीमेंट करेंगे तभी स्मॉल बिजनेस में आ पाएंगे वगैरह वगैरह. समझ गए ना. रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स इज नॉट रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो लॉस ऑफ टाइम. तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई टाइम खर्च ही नहीं होता. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई ज्यादा स्यापा नहीं होता क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट
Only a license may be needed in special cases like to set up a wine shop etc. कुछ काम है जिनके लिए लाइसेंसेज या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बाकी सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई टेंशन नहीं है, छोटे मोटे बिजनेस आप खोल सकते हो. द प्रोप्राइटर कैन स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशंस एज एंड व्हेन ही डिजायर्स. जब भी उसका मन है वो पैसा लगाए और बिजनेस खोले, छोटे लेवल पे खोलना है ना. नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन टू वर्क. काम करने की मोटिवेशन रहती है, ठीक है. द प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड ही अलोन हैज टू बियर ऑल लॉसेस. जब भी प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खोलोगे तो जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, प्रॉफिट जो भी होगा वो भी उसी का होगा, लॉस जो भी होगा वो भी उसी को बियर करना पड़ेगा. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड. तो जितना एफर्ट मारेगा उसी हिसाब से उसका रिवॉर्ड आएगा. देयरफॉर देयर इज एन इंसेंटिव, देर इज एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड. तो वो क्या करेगा, इंसेंटिव है, जितना हार्ड वर्क करेगा उतना ही प्रॉफिट कमाएगा ना. द प्रोप्राइटर इज मोटिवेटेड टू वर्क द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ हिज स्किल्स एंड रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. वो अपना पूरा जोर मारेगा, मोटिवेशन से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही प्रॉफिट आएगा. नेक्स्ट आ जाता है क्विक डिसीजंस. द सोल प्रोप्राइटर इज कंप्लीटली फ्री टू टेक डिसीजंस एंड टू इम्प्लीमेंट दैम. क्योंकि वो अकेला होता है, अकेला मालिक है, उसकी मर्जी, जो मर्जी डिसीजन ले वो वही डिसीजन लेगा जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिससे उसे लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है. ही नीड नॉट टू कंसल्ट अदर्स टू सीक देयर अप्रूवल्स. किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि अकेला मालिक है. क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस हैव टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. तो जितना क्विकली डिसीजन लेगा और प्रॉम्प्ट डिसीजन लेगा, सही टाइम पे डिसीजन लेगा, उतना प्रॉफिट होने के चांसेस और एफिशिएंसी के बढ़ने के चांसेस हैं. द प्रोप्राइटर कैन टेक ऑन द स्पॉट डिसीजंस. The proprietor can take on the spot decisions and will therefore not let any opportunity slip away. तो वो खड़े पैर एकदम स्लीक टाइम पे डिसीजन लेगा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देगा. ये भी इसका एक मेरिट है. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट कंट्रोल. सोल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस. तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है. तो वही एक जज है, मतलब सारे मैटर्स को अपने हिसाब से चलाएगा. समझ गए ना बात. ही इंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन. फ्रीडम तो है ही है उसकी, क्योंकि अकेला है. ही हैज एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ हिज बिजनेस एंड नोबडी कैन इंटरफेयर इन हिज बिजनेस. क्योंकि कल्ला मालिक है, उसके बिजनेस में कोई इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं कर सकता. ही एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के जितने भी काम है वो पूरा उनको कंट्रोल करके रखेगा. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पर्सन में, कि अथॉरिटी भी उसी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है, ठीक है. मगर कॉर्पोरेशन में अथॉरिटी की मैनेजर की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की होती है. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो वहीं पे बताऊंगा. सोल प्रोप्राइटर कैन फंक्शन स्मूथली बिकॉज देयर इज नो वन टू अपोज हिज डिसीजंस. क्योंकि कल्ला बंदा है, कल्ले का बिजनेस है, छोटे लेवल पे बिजनेस है, तो उसको अपोज कौन करेगा, कोई और को तो मालिक है ही नहीं, यही मालिक है ना. तो वो खुले मन से इंडिपेंडेंटली सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स. द सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स. सीक्रेसी रहती है, क्योंकि उसको कौन सा अपने अकाउंट्स अखबार में छापने हैं या एनुअल रिपोर्ट देनी है. जैसे जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो जिनके शेयर्स होते हैं, उनको तो सारा का सारा प्रिंट करना पड़ता है ना अपने अकाउंट्स और पूरे रिजल्ट्स वगैरह क्वार्टरली. ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स. तो वो अपने सीक्रेट्स, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या बिजनेस के सीक्रेट्स है, वो किसी से शेयर नहीं करेगा. क्यों करेगा, अपने बिजनेस है. कंप्लीट सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स प्रोवाइडेड हिम ग्रेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. क्योंकि वो किसी से अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर रहा, इससे उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बाकियों को नहीं पता लगेगा कि इस बिजनेस का क्या सीक्रेट है. नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल टच. द सोल ट्रेडर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज. वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि सोल ट्रेडर का छोटा सा बिजनेस होता है, उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो उनके डायरेक्ट लिंक में होता है और उनके हिसाब से मॉडिफाई करके उनको गुड्स या सर्विसेज देता है. ही कैन केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर. ही कैन ऑल्सो बिल्ड हेल्दी रिलेशंस विद हिज एम्प्लॉइज. तो अपने कस्टमर्स को तो खुश रखता ही है, उनके हिसाब से चीज़ बनाता है, और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखता है. क्यों भाई, छोटा सा बिजनेस है, 2-4 एम्प्लॉई हैं, उनके साथ ही बनाएगा. अब टाटा कंपनी, रिलायंस है, उनके नीचे करोड़ों एम्प्लॉयज़ लगे हैं, लाखों एम्प्लॉयज़ लगे हैं, उनको क्या पता कौन उनकी कंपनी क्या नहीं है. मगर एक छोटे से बिजनेस में अगर नीचे 1 बंदे 2 बंदे रखें तो उनकी तो पूरी नॉलेज होगी ना, और उनसे अच्छा बिहेवियर भी रहेगा. नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस. A sole trader business is usually small
इन साइज एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर। तो सोल ट्रेडर बिजनेस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, एक मालिक होता है, या तो वो पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा या उसके नीचे एक दो एम्प्लॉय होंगे, और सिंपल स्ट्रक्चर होता है और छोटा होता है बिजनेस। इट कैन देयरफॉर बी एडजस्टेड इजीली वेन एवर इज नेसेसरी। जब भी कोई सिचुएशन चेंज होगी उस हिसाब से छोटे बिजनेस को एडजस्ट करना आसान होता है। द प्रोप्राइटर कैन इजीली एक्सपैंड और रिड्यूस द बिजनेस ऑपरेशंस टू सूट द चेंजिंग कंडीशन इन द मार्केट। मार्केट कंडीशन या मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपना काम थोड़ा बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। समझ गए ना बात? He can also change and modify his line of business whenever necessary। जब भी वो देखेगा भाई ये माल तो बिकना बंद हो गया, अब दूसरा माल रख लेगा। गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े, ऐसे थोड़ा बहुत चेंज करता रहेगा। समझ गए ना बात? नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी। द प्रोप्राइटर इज द ओनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस। जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर, वो कंपनी का मालिक भी है, वही मैनेजर है और वही कंट्रोलर है। He does not appoint any specialist for the various functions। अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे तो अपॉइंट करता नहीं। Therefore, the management of proprietorship is inexpensive। सस्ती पड़ती है। 3-4 काम वो खुद ही कर लेता है तो उसको बंदे नहीं रखने पड़ते, उनकी तनख्वाहें बच जाती हैं, तो सस्ता पड़ता है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इस टाइप के बिजनेस में जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वो काफ़ी मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम को मिनिमल भी कहा जाता है कई जगह। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। इस टाइप के बिजनेस में रोज सरकार कोई डे टू डे इंटरफेरेंस वगैरह नहीं करती। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्ट टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज। तो टैक्स लॉज, जितना वो प्रॉफिट कमाएगा टैक्स तो उस हिसाब से देना ही है ना। और लेबर लॉज के भाई 18 साल से कम को जॉब नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, चाइल्ड लेबर नहीं करानी, जो लेबर लॉज हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। दस द सोल ट्रेडर इज सब्जेक्ट टू मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी कम होती है और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बड़ी कम होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इजी डिसोल्यूशन। बंद करना भी बहुत आसान है। इट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट टू डिसॉल्व अ सोल प्रोप्राइटरशिप। नो स्पेसिफिक लीगल फॉर्मेलिटीज और रेगुलेशंस आर इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन। भाई मैंने छोटी सी दुकान खोली, मैंने जब चाहूँ मैं बंद कर दूं, ठीक है ना, किसी का पूछना थोड़ा ना। बस एक कंडीशन है कि किसी की देनदारी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने कर्जे लिए हुए हैं वो मैं वापस कर दूं। अगर मैंने घर से वापस नहीं किए, वैसे दुकान बंद कर दी, तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा और जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच के भी कर्जा निकलवाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सोशल यूटिलिटी। जो सोल ट्रेडर होते हैं उस बिजनेस की समाज में काफी इंपॉर्टेंस होती है और यूटिलिटी भी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन्स विद लिमिटेड मनी। वो लोग जिनके पास कम पैसा होता है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं काम करने की। इट ऑफर्स अ वे ऑफ अर्निंग एन ऑनरेबल लिविंग टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स। ये उनको मौका देते हैं जो किसी और के नीचे काम नहीं करना चाहते, उनको एक ऑनरेबल तरीका, इज्जतदार तरीका देते हैं कि वो जिंदा रह सकें, रोटी कपड़ा मकान की अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये पूरे चांस देता है गरीब को भी छोटा मोटा बिजनेस खोल के अमीर होने का, तो फिर इनइक्वालिटीज को कम करने में हेल्प करता है। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटी। हर एक बंदे में जो अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाता है उसमें पर्सनल क्वालिटी लाइक सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पे खड़ा होना, इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और सोल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी जो चीज़ें वो प्रोवाइड करवाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन टू यूज हिज रिसोर्सेज एंड टैलेंट टू द मैक्सिमम एडवांटेज। तो हर कोई इंसान अपना टैलेंट और जो अपनी रिसोर्सेज है उनको यूज करके अपने बिजनेस को, छोटे मोटे बिजनेस को खोल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा डीमेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर, और टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके नुकसान क्या हैं। तो अगर आप डीमेरिट्स करना चाहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में डीमेरिट्स आ जाता है तो आपको साथ के साथ मीनिंग और डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मीनिंग डेफिनेशन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखोगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। कौन कौन से? नंबर 1, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। भाई जो कल्ला बंदा होगा तो कम ही पैसे होंगे ना। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ सोल ट्रेडर आर लिमिटेड। जो उसके पास पैसे होते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो कम होते हैं। ही हैज लिमिटेड फंड्स एंड हिज बोरोइंग
बोरोइंग कैपेसिटी इज ऑल्सो लिमिटेड। एक तो पैसे कम होते हैं, ऊपर से कर्जा भी कम ले पाएगा, एक बंदा कितना कर्जा ले लेगा। हिज बार्गेनिंग पोजीशन इज वेरी वीक। अगर बिजनेस में अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसे अरेंज नहीं कर पाएगा। ओवरऑल इस पॉइंट में क्या है भाई, पैसे की किल्लत होती है, ठीक है ना, एक बंदे के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हो पाते। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक बंदा है वो सारा काम थोड़ा ना करेगा, मैनेजर भी खुद कर रहा है, डिसीजन भी खुद ले रहा है, प्लानिंग भी खुद कर रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है, ऑलराउंडर थोड़े ना है, समझ की बात। वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ बिजनेस। एक बंदा हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन बिजनेस आर रेयरली फाउंड इन वन इंडिविजुअल। जितनी भी क्वालिटीज बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए वो रेयरली किसी बंदे में मिलती हैं, ठीक है ना। अगर इतनी वो क्वालिटीज कल्ला लेके बैठा होता तो वो अब तक तो बड़ा बिजनेस खोल चुका होता, समझ की बात। द प्रोप्राइटर मे नॉट बी एबल टू डिनोट सफिशिएंट टाइम टू ऑल द एक्टिविटीज। तो वो क्या करेगा, कुछ एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम दे देगा, कुछ को टाइम डिवोट नहीं कर पाएगा। ही मे कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट एंड हिज डिसीजंस मे बी अनबैलेंस्ड। तो जिस पे ज्यादा टाइम देगा वो तो वो कर लेगा काम अच्छी तरह से, जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है वहां पे जजमेंट एरर दे देगा या फिर टाइम प्रॉपरली डिवोट नहीं कर पाएगा, अनबैलेंस्ड डिसीजन लेगा। द ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड। या तो ऑर्गेनाइज कर लेगा या मैनेजरियल स्किल्स ले लेगा, दोनों इकट्ठे होना एक बंदे में बड़ा मुश्किल है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपर्ट्स डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल। तो जब एक्सपर्ट्स नहीं है, कल्ला काम सारा का सारा खुद कर रहा है, तो कई काम अच्छे करेगा, कई काम नहीं करेगा। और डिवीजन ऑफ लेबर तो तब होगी ना जब अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे रखे हुए हैं। तो एक ही बंदा सारे काम कर रहा है तो सुस्ती तो पड़ेगी, काम में थक भी जाएगा और टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो लॉसेस होने के चांस है। थर्ड पॉइंट आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब भी कोई पंगा पड़ा सारे लॉसेज इसी को झेलने पड़ेंगे। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लॉसेज ऑफ बिजनेस। जितने भी बिजनेस के लॉसेज होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होगा। फियर ऑफ लॉस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ड्यू टू फेलियर ऑफ बिजनेस मेक्स द प्रोप्राइटर वेरी कॉशियस एंड कंजर्वेटिव। फियर ऑफ लॉस मतलब उसे पता है कि अगर कोई बिजनेस में लॉस हुआ और मैंने लोन वगैरह लिए हुए तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करना मतलब उस कर्जे को निकालने के लिए मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नीलाम कर दी जाएगी। तो वो काफी डर डर के डिसीजन लेता है, और डर डर के लेगा तो कंजर्वेटिव लेगा तो बिजनेस कैसे चलाएगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द बिजनेस में फेल टू ग्रो एंड कीप द पेस विद डेवलपमेंट्स इन इट्स पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर डर डर के बिजनेस चलाएगा तो डर के तो बिजनेसमैन कोई भी डिसीजन लेगा तो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा या दब जाएगा, बड़े प्लेयर्स दबा देंगे। रिस्क इन्वॉल्व इज अनलिमिटेड। तो जो भी उसके बिजनेस में रिस्क है वो अनलिमिटेड है, इसलिए डर डर के बेचारा जी रहा है, समझ की बात। तो इस पॉइंट में ये था कि उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी पड़ सकती है। अगर उसने अचानक से काफी कर्जा ले लिया और दे नहीं पाया तो उसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी, और इस डर के चक्कर में वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता। अनसर्टेन लाइफ, जो बिजनेस की जो लाइफ है वो अनसर्टेन है, क्यों, बंदा मर गया कहानी खत्म, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि इस टाइप का बिजनेस लगातार नहीं चलता। इट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ प्रोप्राइटर। जब तक मालिक जिंदा है तब तक बिजनेस में कम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू द इलनेस। अगर बंदा बीमार हो गया तो दुकान बंद। इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। इंसॉल्वेंसी, अगर उसका कर्जा देना है किसी का और कर्जा टाइम पे नहीं चुका पाया है तब भी दुकान बंद करके नीलाम करके बेचनी पड़ेगी। एंड डेथ तो आपको पता है, मर ही गया तो कहानी खत्म। हिज सक्सेसर्स मे नॉट बी कैपेबल इनफ टू कैरी ऑन द बिजनेस सक्सेसफुली। जो उसके सक्सेसर है, बच्चे बुच्चे हैं, क्या पता वो इतनी अच्छी तरीके से बिजनेस ना चला पाए। द ओनर एंड हिज बिजनेस आर इनसेपरेबल एज द बिजनेस हैज नो सेपरेट लीगल स्टेटस। जो ओनर है और बिजनेस है उसको अलग अलग तरीके से नहीं दे सकते, इसलिए अगर बिजनेस की कोई भी लायबिलिटी होगी वो ओनर की लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि इन दोनों की, बिजनेस की और ओनर की, अलग अलग लीगल स्टेटस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। इस टाइप के बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड नहीं होते। ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज देयर इज लिटिल स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन सोल प्रोप्राइटरशिप। पैसा भी कम है, मैनेजरियल कैपेसिटी भी कम है, क्योंकि एक बंदा अच्छा मैनेजर होगा तो ओनर नहीं होगा, ओनर होगा अच्छा मैनेजर नहीं होगा, प्लानर नहीं होगा, ठीक है। तो लिमिटेड स्कोप है। इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस इट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर वो बल्क में काम ही नहीं करता, छोटे लेवल पे काम करता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो नहीं होगी ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है बल्क में काम करना, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। सोल ट्रेडर कैन नॉट अट्रैक्ट ट्रेंड एम्प्लॉइज ड्यू टू लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट। तो जो सोल ट्रेडर बिजनेस है उसमें अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज या एफिशिएंट पढ़े लिखे बंदे आके एम्प्लॉइज नहीं बनते, क्योंकि उनको पता है छोटी सी तो कंपनी है, पता नहीं कंपनी रहनी भी या नहीं रहनी, उनको अपनी करियर एडवांसमेंट नहीं दिखती। देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो लार्ज स्केल पे ये काम ही नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि लार्ज स्केल पे काम करेंगे कहीं कंपनी ना बंद हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आएगी सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप, और टॉपिक का नाम है सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर बिजनेस है, ये किस किस सिचुएशन के लिए सही रहेगा, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें ये सूटेबल है, ये टॉपिक है आज का। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इस टाइप का बिजनेस फॉलोइंग केसेस में सूटेबल रहेगा। कब? वेयर द मार्केट इज लोकल, दैट इज स्मॉल स्केल रिटेलर। जहां पे लोकल मार्केट है, लोकल लेवल पे सामान बेचना है, उसमें ये सही रहेगा। अगर बड़े लेवल पे बेचना है तो छोटा बिजनेस थोड़ा खोलेंगे। वेयर द पर्सनल अटेंशन to the needs and preferences of the customer is essential. Example, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर्स एटसेट्रा। जहां पे आपने अपने कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देनी है, जहां पे छोटे लेवल के काम में पर्सनल अटेंशन देनी है, वहां पे ये सूटेबल है। जैसे टेलरिंग में कि नाप लेके बनाना है कोई चीज़, या फिर ब्यूटी पार्लर में पर्सनल टच देना है, पर्सनल बंदे बंदे के हिसाब से। सलून्स में जाते हैं, जैसे हर एक का अपना एक फेवरेट बंदा होता है, उसी से बाल कटाते हैं, इस टाइप के काम, तो स्मॉल स्केल वाले काम सही हैं। वेयर फैशंस चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट इज आर्टिस्टिक ज्वेलरी। अगर आर्टिस्टिक ज्वेलरी या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें फ्रीक्वेंटली फैशन चेंज हो जाता है, तो लार्ज स्केल कंपनी को तो बड़े लेवल पे डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिज़ाइन तैयार करने पड़ेंगे। छोटे मोटे लेवल पे तो स्मॉल ट्रेडर काम कर लेता है कि भाई फटाफट से डिज़ाइन का चेंज करना, ठीक है। Where small amount of capital is required but personal skills are more important, that is health clinic etc. जहाँ पे small amount of capital, छोटे पैसे में ही बिजनेस खुल जाए, मगर पर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छी चाहिए। जैसे आप वकील के पास चले जाओ, जैसे आप ट्यूशन सेंटर चले जाओ, या फिर हेल्थ क्लिनिक चले जाओ, इस टाइप का काम। वेयर क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन चाहिए, ठीक है। बड़े कंपनियों में क्विक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, और प्रॉम्प्ट एक अच्छा डिसीजन चाहिए। जैसे स्टॉक ब्रोकर्स है छोटे मोटे, जैसे कईयों ने काम पकड़ा हुआ है, शेयर बता देना कब खरीदना है कब बेचना है। छोटे लेवल पे तो वो कर देते हैं, अगर बड़े लेवल पे करना हो, 2-4 लाख कस्टमर को देना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अगर एक बंदा है जिसने शेयर खरीदने बेचने के बारे में अपने क्लाइंट्स को कन्वे कराना मैसेज, 25-30 बंदे को तो वो हैंडल कर लेगा, मगर कई लाख को तो वो लार्ज स्केल होगी ना। तो नेक्स्ट आ जाता है वेयर रिस्क इन्वॉल्व इज नेग्लिजिबल, दैट इज डॉक्टर्स, लॉयर, सीए एटसेट्रा एटसेट्रा। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जहां रिस्क ही नहीं होता, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दे दी, आपने खाली पैसे दे दिए उसको। लॉयर्स, ठीक है, अब आप केस हारो ना जीतो, कुछ भी हो, लॉयर को तो फीस देनी पड़ेगी। इस टाइप के काम जिसमें पर्सनल टच चाहिए हो, उस टाइप के काम के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर बिजनेस काफ़ी सूटेबल रहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप। टॉपिक का नाम है सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप, कि इस टाइप के बिजनेस की समाज को क्या यूटिलिटी है, इस टाइप का बिजनेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी इकोनॉमी के लिए या सोसाइटी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आपने मीनिंग डेफिनेशन लिखनी है, जिसका अलग से वीडियो बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सोशली डिजायरेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इस टाइप का बिजनेस समाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स थ्रू अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। ये इस टाइप का बिजनेस प्रिवेंट करता है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाएं और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब ना रह जाएं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को एनकरेज करता है, क्योंकि गरीबों को भी चांस देता है कि तुम छोटे लेवल पे बिजनेस खोल के अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठा सको और ज़्यादा पैसे कमा सको। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कम पैसे लगा के लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हो। ये गरीब बंदों को पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि कम पैसे से कैसे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। नेक्स्ट, इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। हर एक कंट्री में होता क्या है, हर एक कंट्री में चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो स्मॉल ट्रेडर टाइप के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा होंगे उतना ही सही रहेगा। तो स्मॉल ट्रेडर टाइप के बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जॉब्स वगैरह देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर, इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। इनकी वजह से जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं
वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री इज इटसेल्फ दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री जिसके अंदर, दिमाग से सोचो, कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें फैमिली लेबर यूज़ होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जिसमें अब करंटली चल रहा है 10 करोड़ से कम कम की इन्वेस्ट। तो इसमें इस टाइप की सिचुएशन में जो स्मॉल ट्रेडर बिजनेसेस हैं वो बेसिकली या तो कॉटेज इंडस्ट्री खोलते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही खोल पाते हैं। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज फैलती हैं स्मॉल बिजनेसेस में। इट एनकरेजेस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप। इस टाइप के जब सिस्टम आ जाते हैं, इस टाइप के जो स्मॉल ट्रेडर या स्मॉल प्रोप्राइटरशिप टाइप के बिजनेस आते हैं, तो ये डिस्करेज करते हैं सेंट्रलाइजेशन को, एनकरेज करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी पावर्स बड़ी कंपनियों के हाथ में होगी, वो जो मर्जी करें। तो भाई अगर छोटी छोटी कंपनियां भी बहुत सारी होंगी तो वो भी बड़ी कंपनी को टक्कर देके अपना वैरायटी ऑफ सामान बना सकती हैं, ताकि बड़ी कंपनी अपनी मनमर्जी से ना बनाती रहे सारा का सारा सामान। अब फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीदना है तो आप गॉडरेज का खरीदोगे, ठीक है, बड़ी कंपनी है, जैसे वो बनाएगा वैसे खरीदना पड़ेगा, आपके हिसाब से वो डिज़ाइन चेंज तो नहीं ना कर सकता। मगर दूसरी बात, जो छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनकी दुकान पे जाओ, आप उनको कहो कि भाई मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए वैसा चाहिए, आपकी नीड्स को कैटर करेगा, समझ गई बात। तो उसकी जो मोनोपोली है वो तोड़ेगा। इट फैसिलिटेट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इन द कंट्री। ये जो छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ये कहीं पे भी खुल सकते हैं, लोगों ने कईयों ने घर पे खोले हुए हैं, तो इससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती है। जो पिछड़े इलाके होते हैं वहां पे भी इस टाइप के खुल जाएंगे, तो वहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है, इट ऑफर्स एन ऑनरेबल लिविंग टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स। जो लोग किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते उनको तो अच्छा खासा ऑनरेबल लिविंग मिल रही है ना, कि किसी के तल्ले नहीं मारने, किसी के तलवे नहीं चाटने, उनको तो एक अच्छी खासी छोटे पैसे इन्वेस्ट करके जॉब मिल गई। इट प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पे खड़े होने को ये सिखाता है, प्रमोट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, इनिशिएटिव देता है और एंटरप्राइज क्रिएट कराता है अमंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एक एंटरप्राइजिंग क्लास बन सके। बोल बोल के गला बैठ गया। इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर दोज हु टेक प्राइड इन ओनरशिप। ये उन लोगों को इंडिपेंडेंट लिविंग का ऑप्शन देता है जो लोग अपना खुद का काम करने में इज्जत समझते हैं, कि जो भी है किसी के अंडर काम नहीं करना, अपना ही काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू यूटिलाइज देयर स्किल्स फॉर देयर बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो सोल ट्रेडर बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी देता है उन लोगों को जो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, जिसमें सोसाइटी का भी बेनिफिट हो और उनका भी बेनिफिट हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉमर्स में चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप, और टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस टाइप के बिजनेस को एक्सपैंड करने के क्या तरीके हैं, ठीक है। तरीके तो दो ही हैं, लिमिटेड ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वाइज देखेंगे तभी मजा आएगा, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन अ सोल proprietor expands, it faces the problem of shortage of capital and managerial skills। जब भी कोई सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को फैलाता है तो उसके आगे पैसे की प्रॉब्लम और मैनेजरियल स्किल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। टू ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द प्रोप्राइटर फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, टू एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट, अपना कोई असिस्टेंट रख ले, वो भी नीचे देख लेगा और थोड़े काम आप कर लोगे, थोड़े वो कर लेगा। दूसरा, टू एडमिट वन और मोर पार्टनर्स, पार्टनर एडमिट कर ले, उसके लिए पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, समझ गई बात। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स बताएं। छोटा सा टॉपिक होगा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बस आप पॉज कर करके साथ के साथ नोट्स लिख सकते हो। फर्स्ट जो मैंने बताया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पेड असिस्टेंट। इसमें क्या है, व्हेन द सोल प्रोप्राइटर एम्प्लॉयज अ पेड असिस्टेंट ही हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अपने नीचे कोई बंदा रख लिया, इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड हो जाएगा और हर जो असिस्टेंट को कुछ काम दे देगा, कुछ खुद कर लेगा और काम करने स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अ स्पेशलिस्ट असिस्टेंट कैन बी अपॉइंटेड हुज एक्सपर्टीज कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस। कोई स्पेशलाइज बंदा हायर करे और अपने नीचे उसे काम करा के उसकी सर्विस ले, उसे तनख्वाह दे। बाय डेलीगेटिंग सम ऑफ द वर्क द प्रोप्राइटर कैन डिवोट ग्रेटर टाइम एंड अटेंशन टू क्रूशियल मैटर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी अपना जो काम है वो बांट दिया उसने, ठीक है, उसको भी कुछ काम दे दिया अपने असिस्टेंट को, और बाकी जो मेन डिसीजन है वो उसके हाथ में रहेंगे, तो अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे तरीके से वो टाइम दे सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, नो शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट थोड़ा ना देने उसको तो तनख्वाह देनी है। द असिस्टेंट इज पेड अ फिक्स्ड
वेज और सैलरी, उसे फिक्स तनख्वाह मिलेगी। सच वेजेस एंड सैलरीज इज एन एक्सपेंस फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। तो जब भी वो टैक्स निकालेगा अपना, उसकी तनख्वाह तो निकालेगा ही ना, तो उसकी टैक्सेबल इनकम तो कम हो जाएगी। द असिस्टेंट इज नॉट गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं देगा, उसको तनख्वाह देगा और तितर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट कंट्रोल। द पेड असिस्टेंट हैज नो राइट टू इंटरवीन या इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग। जो पेड असिस्टेंट है उसका तो काम है काम करना, जो ऑर्डर आएंगे वो करना, वो इंटरफेयर थोड़ा ना करेगा, ऐसे करो वैसे करो। ठीक है ना, देयरफॉर द प्रोप्राइटर रिटेन्स फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो पूरा का पूरा कंट्रोल ही प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर के पास होगा। ही कैन टेक डिसीजंस क्विकली, तो वो और तेजी से डिसीजन ले सकते हैं। अब आ जाता है सीक्रेसी। द प्रोप्राइटर इज एबल टू रिटेन बिजनेस सीक्रेट्स। तो उसने तो एम्प्लॉय रखा है ना, वो किसी और को पार्टनरशिप में थोड़ा ना बुलाया, तो वो रिटेन कर सकता है बिजनेस सीक्रेट्स। बट डीमेरिट में इससे उल्टा पॉइंट भी बोलूंगा, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर द सीक्रेट्स विद हिज मैनेजर। क्या पता वो नीचे वाले को सिर्फ ये बताए कि ये काम कर, क्यों करना है, कैसे करना है, वो उसको अपने सीक्रेट बताए ना। नेक्स्ट आ जाता है इजी टू डिसमिस। द प्रोप्राइटर कैन टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ असिस्टेंट एज एंड व्हेन ही लाइक्स। उसे नोटिस वगैरह देगा और कहेगा चल भाई जॉब खत्म, अब 3 महीने का नोटिस वैसे लॉ के हिसाब से देते हैं, 2 महीने 3 महीने का नोटिस जो देगा और कहेगा चलो जी ओके बाय बाय टाटा, ये पकड़ो और चलो चलते बनो कहीं और देखो नौकरी। बट क्या ये इतना सही है? इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है? बिल्कुल है। डिसएडवांटेजेस क्या है किसी और को अपने अंडर रखने के? लैक ऑफ मोटिवेशन। वो जो बंदा है वो मोटिवेशन थोड़ा ना होगा, वो कहेगा मैं काम करूँ ना करूँ, मुझे तनख्वाह मिलनी है, मुझे कौन सा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा काम करूंगा तो। द असिस्टेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू वर्क हार्ड अनलेस ही इज गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट्स। अगर उसे ये कह दिया जाए कि जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा तेरे को भी कुछ हिस्सा देंगे, तेरे को बोनस देंगे, तब तो वो इंसेंटिव मिलेगा उसको, वो पंप्ड अप फील करेगा और अच्छा काम करेगा। मगर उसे पता है उसे तो तनख्वाह फिक्स मिलनी है, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। देयरफॉर ही मे नॉट बी एज सिंसियर एज केयरफुल एज प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो क्या पता वो उतनी केयरलेसनेस से काम करे और इतना ज्यादा सिंसियरिटी से काम ना करे। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एम्प्लॉय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज इनकर्ड इन द बिजनेस। जो भी उसने अपना असिस्टेंट या एम्प्लॉय रखा है वो थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी लॉस हो जाता है बिजनेस में तो। द रिस्क ऑफ फेलियर हैज टू बी बोर्न बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। अगर उसकी वजह से कोई पंगा पड़ा तो सारा का सारा रिस्क प्रोप्राइटर को ही झेलना पड़ेगा। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सूटेबल पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब किसी और को अपने नीचे जॉब पे रखना है, कोई ऐसा बंदा मिलता ही नहीं जो अच्छा काम करे, दिल लगा के काम करे, कोई ना कोई बेईमान मिलेगा, वो बेईमानी करेगा और लॉसेस हमें हो जाएंगे। इफ अ रॉन्ग पर्सन इज एम्प्लॉयड इट में क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। अगर आपने किसी ऐसे ही उल्ट पुल्ट बंदे को नौकरी दे दी तो क्या पता उसकी वजह से और स्यापा पड़ जाए। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर बता दिया, वो कंप्यूटर की विंडोज ही उड़ा के चला जाए या कुछ कर दे कि भाई मेरी तनख्वाह नहीं उड़ाई, ये ले, कोई ना कोई पंगे करता रहे, क्या पता उसकी वजह से और पंगे आ जाए बिजनेस में। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। अपॉइंटिंग अ पेड असिस्टेंट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। भाई उसने अपना असिस्टेंट रखा है, उसको तो उल्टी तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो फिर कंपनी जो छोटी कंपनियां होती है उनमें पैसे की दिक्कत होती है, तो पैसे की प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं ना हुई। द एम्प्लॉय डज नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल विद हिम। वो अपना पैसा थोड़ा ना इन्वेस्ट करने आएगा, वो तो उसके अंडर काम करने आएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असिस्टेंट डज नॉट एड टू द बोरिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जब भी आप असिस्टेंट को लगाते हो, कंपनी की बोरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, कंपनी बोरो नहीं कर सकता ज्यादा, जितना एक बंदे में कर सकता था पहले उतना ही बोरोइंग कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन। क्या पता उसका दिमाग घूम जाए और वो वही वाला काम शुरू कर ले जो हम कर रहे हैं। द असिस्टेंट मे कमिट मिस्टेक्स एंड कॉज अ लॉस। असिस्टेंट की वजह से हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। ही मे गिव अप द जॉब क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पता वो जॉब छोड़ के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करके चला जाए, हमारे चीज़ों को मैनेज करने के तौर तरीका उल्ट पुल्ट करके चला जाए और बाद में हमें समझ ही ना आए उसने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ उल्ट पुल्ट की है, ताकि हम सही कर सकें। आफ्टर लिविंग सर्विस ही में सेटअप अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। क्या पता उसे हमारे सारे सीक्रेट पता लगे, सामने वाली दुकान पे उसने वही काम खोल लिया हमारे से सीख के। समझ गई ना बात? तो अब दूसरा पार्ट आ जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी एक पार्टनर को रख लिया जाए, तो एक पार्टनर को रख लेंगे, उससे पैसे के मसले तो हल हो जाएंगे, जो फाइनेंस का मसला वो तो हल हो जाएगा। और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस। पहली एडवांटेज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम कैपिटल इनटू द बिजनेस। नया पार्टनर आएगा, पैसे लेके आएगा। एज अ रिजल्ट द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स कैन बी सॉल्व। तो जो पैसे की प्रॉब्लम है वो तो हो गई सॉल्व। एडमिशन of a partner also increases the goodwill and borrowing capacity of the firm। तो जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो दो पार्टनर मिलके कर्जा लेने जाएंगे तो दोनों को ज्यादा कर्जा मिलेगा और कंपनी की गुडविल भी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू ओरिजिनल
प्रोप्राइटर एंड द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है जो दोनों पार्टनर बने हैं वो अपना अपना काम बांट लेंगे कि भाई तू सेल देख लेना या प्रोडक्शन देख लेना, मैं काउंटर पे बैठ जाऊंगा या ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। वो अपना काम बांट लेंगे अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। देयर इज पूलिंग ऑफ जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। जो भी उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा, जजमेंट होगी, उसको मिक्स करके साझे डिसीजन लेंगे। साझा डिसीजन मतलब कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। द एडवाइस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पार्टनर इज अवेलेबल फॉर टेकिंग डिसीजन। हर एक पार्टनर की एडवाइस और एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन। बोल बोल के गला बैठ गया। The partner gets a share of profits and therefore has an incentive to work hard for the success of business. जो पार्टनर है उसका पैसा पड़ा है और जितना प्रॉफिट होगा उसका उतना ही फायदा होगा, तो उसके पास पूरा इंसेंटिव है कि वो अपना हार्डवर्क करे और मोटिवेटेड फील करे। रिड्यूस्ड रिस्क। ईच पार्टनर शेयर्स द लॉस एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। एज अ रिजल्ट द रिस्क ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज रिड्यूस्ड। सोल प्रोप्राइटर का कल्ले का पैसा पड़ा होता तो कल्ला रिस्क में होता। अब उसने पार्टनर को एडमिट कर लिया है तो अगर कुछ हुआ तो भाई रिस्क पार्टनर भी तो शेयर करेगा ना, समझ की बात, तो उसका रिस्क रिड्यूस हो गया। इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट्स। नो वेज और सैलरी इज टू बी पेड टू द पार्टनर। पार्टनर को वेज थोड़ना देनी है, तनख्वाह थोड़ना देनी है, उसको तो प्रॉफिट देना है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंपैरेटिवली लो। अगर उसकी जगह कोई बंदा रखते उसको तनख्वाह देते, कॉस्टिंग बढ़ जाती बिजनेस की। तो ये जो बिजनेस है थोड़ा इकोनॉमिक पड़ जाएगा। बट क्या इतना सही है? नहीं, इसकी बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर कल्ला बंदा होता सारा प्रॉफिट उसकी जेब में जाता। अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उतने उतने परसेंट करना पड़ेगा जितने उसकी पार्टनरशिप है, जितने परसेंट उसकी पार्टनरशिप है। द प्रोप्राइटर हैज टू गिव शेयर इन द प्रॉफिट्स टू द पार्टनर। पार्टनर को भाई प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रीडम। पहले तो अपनी मनमर्जी से डिसीजन ले लेता था, बिना पार्टनर को पूछे डिसीजन नहीं ले पाएगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। जब भी कोई डिसीजन लेना है पार्टनर को पूछना पड़ेगा। द प्रोप्राइटर कैन नॉट टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। अपनी मनमर्जी से नहीं ले सकता विदाउट कंसल्टिंग हिज पार्टनर। पार्टनर को पूछे बगैर थोड़ा ना डिसीजन लेगा। फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल इन डिसीजन मेकिंग आर लॉस्ट। जो पहले वो ऐश करता था, अपनी मनमर्जी से डिसीजन लेता था, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट देयर मे बी डिले इन द डिसीजन। जब दोनों बैठेंगे, मीटिंगें करेंगे, कोई कंक्लूजन निकालेंगे, तभी डिसीजन ले पाएंगे ना, तो डिले इन डिसीजन आ जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। जब वो अपने पूरे के पूरे पार्टनर्स के साथ डिस्कस करेगा, मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, ये काम में ऐसे डिसीजन लेना है, तो सीक्रेसी तो खत्म हो गई। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड बिजनेस सीक्रेट्स हैव टू बी शेयर्ड विद हिम। उसके साथ सब कुछ शेयर करना पड़ेगा बिजनेस का। दीज सीक्रेट्स मे बी पास्ड आउट व्हेन रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स गेट स्ट्रेन्ड। अगर पार्टनरशिप खत्म हो गया, कुछ ऐसा पंगा पड़ गया, लड़ाई लड़ाई होगी आपस में उनकी, जो अक्सर हो जाता है पार्टनरशिप में, तो ये सीक्रेट्स लीक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। क्या पता वो अपना ऐसे ही काम खोल ले कोई। डिफिकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर। पार्टनर को रख तो लिया मगर उससे रिमूव करना बड़ा पंगे वाली बात है, ठीक है। अ पार्टनर कैन नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम द बिजनेस और विड्रॉ हिज कैपिटल विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। पार्टनर को निकालना है तो भी उसकी मर्जी चाहिए, और अगर अपने बिजनेस में पैसा निकालना है तो भी उसकी मर्जी चाहिए। समझ गए ना बात। द कैपिटल इज ब्लॉक्ड एज पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स। मान लो मैं किसी का पार्टनर हूँ, मैं चाहता हूँ यार अब मेरा इसके साथ नहीं रहना, मैं अपना पार्टनरशिप का हिस्सा किसी और को भेज दूँ, मगर उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पार्टनर से, तो मेरा तो एक टाइप का पैसा फंस गया ना। तो अगर कहीं पार्टनरशिप में पंगा पड़ गया तो रोना आ जाएगा फिर। द सोर्स ऑफ डिस्प्यूट्स। Existence of two or more partners with equal authority is also a source of disagreement and conflict. अगर दो बंदे हैं, दोनों पार्टनर हैं और दोनों की सेम जो है क्या कहते हैं जो अथॉरिटीज हैं, तो एक बंदा कहेगा ऐसे कर लो, दूसरा कहेगा नहीं जी ऐसे कर लो, तीसरा कहेगा पार्टनर नहीं जी ऐसे कर लो, तो आपस में लड़ाइयाँ होने के पूरे चांसेस हैं। सच डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इस टाइप की लड़ाइयाँ पड़ेंगी तो फिर काम कहाँ चलता है, ना एफिशिएंसी रहेगी ना काम चलेगा, ठीक है। 10 Two alternatives for the expansion of sole proprietorship have their own merits and demerits. जो दोनों मैंने बताए तरीके, उनके अपने फायदे नुकसान हैं। In case the proprietor can himself arrange more capital, अगर वो खुद पैसे का जुगाड़ कर ले, it is better to employ a qualified, experienced assistant to share managerial workload. अगर वो अपना पैसे का इंतजाम कर लेता है तो ये बेटर है कि वो अपने नीचे कोई बंदा रख ले। समझ आई? तो अपने साथ कोई पार्टनर ना एडमिट करे। If this is not possible, it may be advisable to take a partner
हु कैन कंट्रीब्यूट बोथ कैपिटल एंड मैनेजरियल टैलेंट। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास खुद के पैसे नहीं है, तो कोई पार्टनर रख लो जो मैनेजरियल स्किल भी लेके आएगा और आपके पास पैसे भी लेके आएगा। समझ गए बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के सर्वाइवल के कॉजेज क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज जाके चेक करेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने में। और सारे टॉपिक खत्म कर देंगे तो कहीं और वीडियो में जाना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स ओन एरियाज ऑफ एक्टिविटी एंड कंटिन्यूज टू exist in spite of the development of bigger organizations like partnership and जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, इनके अपने ही एरियाज हैं। छोटी छोटी कंपनियां, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइप की इंडस्ट्री या ये टाइप की कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, ये टाइप के बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। द मेन रीजंस फॉर द सर्वाइवल और ऑफ सोल प्रोप्राइटरी टाइप ऑफ बिजनेस कंसर्न्स आर गिवन बिलो। सबसे पहला, ह्यूमन इनर्शिया। तो छोटे टाइप के बिजनेस इसलिए भी होते हैं कि कई बंदे जो बिजनेस खोलते हैं तो वो छोटे का छोटा ही रह जाता है, बड़ा हो ही नहीं पाता। ठीक है। समटाइम्स अ बिजनेस में कंटिन्यू टू रिमेन स्मॉल इवन दाउ द एक्सपेंशन इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल और बड़ा कर सकते हो, मगर फिर भी बिजनेस वैसे का वैसे ही रह जाता है। क्यों? दिस हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया, दैट इज लेजीनेस और इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कहते हैं यार क्या बड़ा करना है यार, जितना है मेरा गुजारा चल तो रहा है। द प्रोप्राइटर मे बी सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग स्केल ऑफ बिजनेस एंड ही मे हैव अ फियर दैट एक्सपेंशन विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फ्रीडम। वो सोचता है यार बिजनेस बढ़ाऊंगा या पार्टनर को डालूंगा या कोई पंगा करूंगा तो ये ना हो कि भाई लॉस हो जाए और कहानी खत्म हो जाए बिजनेस की। ठीक है ना। बल्कि कोई पंगा पड़ गया तो उसको पता है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है। नेक्स्ट, पर्सनल मोटिवेशन। In a proprietary concern, इस टाइप की सोल प्रोप्राइटरी में, the owner has the direct motivation to work hard and take personal interest in improving efficiency of business। इस टाइप के बिजनेस में बंदे को पर्सनल मोटिवेशन रहती है कि वो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना अच्छा काम करेगा, सारा का सारा प्रॉफिट उसी की जेब में जाएगा। He can spot and avoid many losses and wastages which go unnoticed in large firms due to indifference of the paid employees। जब छोटे लेवल पे बिजनेस है तो वो स्पॉट कर सकता है, कि ये काम खराब किया है मैंने या मेरे एम्प्लॉय ने जो मेरे अंडर काम करता है, और मैं इसको सही कैसे करूं। मगर जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें क्या होता है, ये जो छोटी छोटी गलतियां उनको देखा नहीं जाता। जो एम्प्लॉयज है वो अवॉइड कर देते हैं, उनको मतलब इनडिफरेंट हो जाते हैं उनके लिए। मगर पर्सनल मोटिवेशन जो कि मेन वजह इस टाइप के बिजनेस की, वो तभी रहेगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे और उनको छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से सही करने शुरू करोगे। वो सारा का सारा काम सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में हो सकता है। जैसे मैं कोई अपना छोटा बिजनेस खोल के बैठा हूँ, वहीं पे मैं छोटे छोटे काम को पहले से बेटर कर सकता हूँ। मगर अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल दी और उसमें कोई छोटा मोटा पंगा पड़ गया तो वो उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी को पूरा अपना ढांचा चेंज करना पड़ेगा थोड़ी सी सिचुएशन को या वर्किंग को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। An entrepreneur may prefer sole proprietorship if he wants to enjoy complete freedom of action। जिस भी बंदे को चाहिए कि मेरा भाई कल्ले का रूल्स रेगुलेशन चले, मैं किसी के अंडर काम ना करूं और मेरे को किसी की पूछताछ ना हो, उस टाइप के बिजनेस के लिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप जिंदा रहता है। द डिजायर of exclusive control of business and to avoid outside interference now may avoid admission of न्यू पार्टनर्स। नए पार्टनर्स को वो अवॉइड करेगा। वो कहेगा यार अच्छा खासा तो चल रहा है, कम प्रॉफिट कमा रहा हूं, कोई चक्कर नहीं, किसी को जवाब तो नहीं ना देना। द ओनर मे नॉट बी विलिंग टू सर्व अंडर द अदर्स एंड मे प्रेफर टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। वो कहेगा मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, किसी और को रखने से अच्छा है या किसी और को पार्टनर बनाने से अच्छा है अपना काम खुद ही कर लो। इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा। इस वजह से भी इस टाइप का बिजनेस सर्वाइव करता है। नेचर ऑफ मार्केट। Where the demand for a product is limited or fashion changes quickly, small firms enjoy an advantage। जहाँ पे डिमांड मतलब मार्केट का प्रोडक्ट ही ऐसा हो जो लगातार चेंज होता जा रहा है, या फिर उसका फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसकी डिमांड लिमिटेड है, वो बड़ी कंपनी क्यों बनाएगी? क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए फिर से सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। समझ के बात। इस टाइप के कामों में स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल प्रोप्राइटर जो हैं वो एग्जिस्ट कर जाते हैं और जिंदा रह पाते हैं। सिमिलरली, वेयर द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स एंड द डिमांड आर बोथ
widely scattered, small firms are able to serve better than large firms. जहाँ रॉ मटेरियल काफ़ी कम है या कम रॉ मटेरियल में काम हो जाता है, छोटे मोटे काम हो जाते हैं, इन टाइप के बिजनेसेस में ही स्मॉल फर्म्स या सोल प्रोप्राइटर एग्जिस्ट कर पाता है. नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर पर्सनल अटेंशन. ये टॉपिक मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. व्हेन अटेंशन टू इंडिविजुअल टेस्ट और स्पेशल प्रेफरेंसेज इज नेसेसरी, द स्केल ऑफ ऑपरेशन टेंड टू बी स्मॉल. ये इसलिए सर्वाइव कर पाता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें स्मॉल अटेंशन तो चाहिए मगर स्केल ऑफ ऑपरेशन कम है. फॉर एग्जांपल आप बाल कटाने गए सैलून में, तो कितने बाल कटाने वाले आते होंगे, ठीक है ना, आते होंगे थोड़े बहुत, इतने तो नहीं आते कि 200 करोड़ की कंपनी खोल दी जाए या 1000 करोड़ की कंपनी खोल दी जाए, नहीं ना, कम लोग आते होंगे वो और अपने हिसाब से बाल कटाते होंगे. कोई कहता होगा मेरी ऐसी कर दो, वैसे कर लो, कटिंग कैसी कर लो, तो अपने हिसाब से टेलर मेड कटिंग टाइप, ठीक है. तो where the quality, variety and attention to detail are important, the small firms are often has an advantage over the large competitors. जहाँ पे छोटी छोटी जो है क्वालिटी पे फोकस किया जाए और अटेंशन दी जाए डिटेलिंग पे, वहाँ छोटे छोटे बिजनेस कामयाब रहते हैं. जैसे आप कहीं से कोई सूट सिलाने चले गए, अपना कोट पैंट सिलाने चले गए, समझ के बात. टेलरिंग, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज. नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Where the production process is simple and inexpensive, the size tends to be small. ये वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं जहाँ नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो, इनएक्सपेंसिव हो, मतलब सामान बनाना काफ़ी सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है, छोटी मोटी मशीनों से सामान बन जाता है, और जो कह सकते हैं जो काम है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है. जैसे फोटो स्टेट की दुकान खोलना या फिर कोई नाई की दुकान खोलना या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलना, ट्यूशन सेंटर खोलना, समझ की बात. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग खंडसारी इज मच सिंपलर देन दैट ऑफ मेकिंग क्रिस्टल शुगर. शुगर बनाने से काफ़ी आसान है खंडसारी बनाना. खंडसारी क्या होता है आप गूगल पे चेक कर लेना, मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो का साइज काफ़ी लंबा हो जाएगा. देयरफॉर खंडसारी यूनिट इज स्मॉल. वो क्या करते हैं, शुगर केन को जूस निकालते हैं और उससे खंडसारी बना के दे देते हैं. बेसिकली खंडसारी इज रॉ शुगर, वो बनानी काफ़ी आसान है. और अगर क्रिस्टल शुगर बनानी है जो हम शुगर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड प्लांट्स चाहिए ना, तो उसके लिए बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए, समझ गए बात. तो अगर कोई छोटा मोटा प्रोसेस करना है तो वो तो छोटी मोटी कंपनी में हो जाता है. नेक्स्ट है एंसिलरी इंडस्ट्रीज. Standardization of components and interchangeability of parts has enabled the small firms to serve as a feeder to large scale industry. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसको छोटे मोटे सामान चाहिए, कोई पेंच चाहिए या फिर कोई वेल्व चाहिए या फिर कोई क्या कहते हैं, कोई गरारी चाहिए, कोई ऐसे छोटे मोटे पार्ट जो उनको चाहिए. ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाती हैं, समझ की बात. तो इसलिए ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज में आ जाता है. इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट सप्लाई कंपोनेंट्स टू लार्ज असेंबलिंग कंसर्न्स. जैसे कार है, कार में छोटे छोटे पुर्जे कई चाहिए. अब वो छोटे छोटे कई पुर्जे बड़ी बड़ी कारों की कंपनियां नहीं बनाती क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनको महंगा पड़ जाता है, तो वो छोटे छोटे पुर्जे कई जो हैं वो छोटी छोटी कंपनियों से ले लेते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं रिटेनर सिस्टम. Small firms can now retain, that is hire expensive equipment and experts on fees which they can afford. जो छोटी छोटी कंपनियां आजकल क्या करते हैं, मशीनें हायर कर लेती हैं या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर कर लेते हैं कि हमें बताओ कि भाई हम ये काम बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं. इट इज़ नॉट इसेंशियल टू बाय एंड एम्प्लॉय देम परमानेंटली. तो छोटी छोटी कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे छोटे मोटे वो हायर करती हैं, ठीक है, काम हायर करती हैं, और ये हायर करने के बाद क्या करती हैं, छोटे मोटे काम को हायर करने के बाद ये कंपनियां जैसे उनको लगता है उनका काम सर्व हो गया उनकी छुट्टी कर देती हैं, समझ गए ना बात. तो परमानेंटली नौकरी थोड़ी ना देनी है. जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को परमानेंट जॉब्स निकालनी पड़ती हैं मगर इनको नहीं निकालनी पड़ती. स्टेट असिस्टेंस एंड पैटर्नेज. गवर्नमेंट इनकी बहुत हेल्प करती है, सब्सिडाइज प्रोग्राम खोलती है. इन अ कंट्री लाइक इंडिया स्मॉल फर्म्स एंजॉय गवर्नमेंट्स असिस्टेंस एज दे कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, रूरल डेवलपमेंट होती है, पिंडों की डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन होती है इंडस्ट्रीज़ की, कि भाई मेन इंडस्ट्रीज़ के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं होती, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी छोटा मोटा सामान बनाती हैं ताकि सारी पावर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के हाथ में ना जाए. और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करती हैं, इसलिए सरकार इनको काफ़ी सब्सिडी देती है, सस्ते में ज़मीन वगैरह देती है और भी कई काम करती है. कवर फॉर मोनोपली. अगर बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी तो अपनी मोनोपली बना के भाई वो तो आम बंदे को जीने नहीं देंगी, डबल ट्रिपल रेट चार्ज करेंगी. तो उनके सब्सिट्यूट्स ये छोटी छोटी कई टाइप की कंपनियां बनाती हैं ताकि उनकी मोनोपली को कुचला जा सके. कुचल तो नहीं सकते मगर कंपटीशन दे सकते हैं, ठीक है. वेयर एन इंडस्ट्री इज डोमिनेंट बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स, स्मॉल फर्म्स may be tolerated as they provide a superficial evidence that monopoly does not exist and
देयर बाय डिस्करेजेस एमरजेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। तो बेसिकली ना ही वो नए कॉम्पिटिटर को आने देते कि कोई और बड़ी कंपनी ना खुल जाए या कोई और ना जाए, छोटी छोटी कई कंपनियां खोली होती हैं उन्होंने कि बड़े बंदे की मोनोपोली ना बने। और जब छोटी छोटी कई हज़ारों कंपनियां खुली हैं तो नई कंपनी खोलते हुए भी डर लगता है, ठीक है। नईयों को भी नहीं आने देते और पुरानी की जो बड़ी कंपनी है उसकी मोनोपोली भी जिंदा नहीं रहने देते, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।